नमस्कार। आज बात करेंगे तेलंगाना के बारे में। और तेलंगाना में जब बात करते हैं तो तेलंगाना की सबसे प्रमुख पार्टी बीआरएस के बारे में, जिसे पहले टीआरएस कहा करते थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसके बारे में आज बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मरे हुए हाथी की बात कर रहे हो, खत्म हो चुकी है बीआरएस, आप उसकी बात करने लगे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप राजनीति में किसी को भी इतना जल्दी डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये आसान नहीं होता है। मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो पूरी तरीके से लगता था कि बिखर जाएंगे, वो फिर से उठ खड़े हो जाते हैं। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। कई बार उनको ऐसे सहयोगी मिल जाते हैं या ऐसे अवसर जनता दे देती है कि पार्टी मरी हुई पार्टी हो फिर से खड़ी हो जाती है। कई राज्यों में हमने इस तरह के उदाहरण देखे हैं कि पार्टी को ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल खत्म हो गई और एकदम फिर से खड़ी हो जाती है, जनता सिर आंखों पर बैठा देती है। मैंने दो उदाहरण देखे हैं इसके सीधे सीधे। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर बने 5-5 साल के लिए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि बसपा अपने दम पर ऐसा समर्थन जुटा लेगी कि अकेले दम पर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी मायावती। और फिर अखिलेश यादव का जब चांस लगा था, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा चुनाव लड़ रही थी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई, 2012 में वो सीएम बने। तो कई बार ऐसे मौके होते हैं कि मरी हुई पार्टी भी जनता की नजरों में उठ खड़ी होती है। बीआरएस को अभी पूरी तरीके से मरी हुई पार्टी नहीं कह सकते। आज भी वो प्रमुख विरोधी पार्टी है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो ठीक है, वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी, एक लंबे गैप के बावजूद भी, अभी लोकसभा चुनाव में बड़ा खराब प्रदर्शन रहा बीआरएस का, लेकिन उसके बावजूद भी बीआरएस आज भी वहां की एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है। कुछ भी घटनाक्रम होता है, चर्चाओं में होती है। लोकसभा चुनाव से पहले केसीआर घायल हो गए थे, आपको याद होगा। कैसे घायल हो गए थे? गिर गए थे, चोट लग गई थी। 2-3 महीने तक बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहे और लोकसभा चुनाव में तो प्रचार प्रसार कर ही नहीं पाए। उनके बेटे केटीआर के हाथ में कमान रही। उनकी बेटी के कविता, आप जानते ही हैं, दिल्ली का जो शराब घोटाला हुआ, जो केजरीवाल एंड पार्टी ने किया, उसमें उनका नाम आया था और जेल में रहकर आई के कविता। बाद में उनको जमानत मिली। इस पूरे प्रकरण में के कविता बड़ी व्यथित सी दिख रही है। के कविता को मुझे लगता है कि शायद यह लगने लगा है कि उनके पिता अब पहले जैसे आक्रामक राजनेता नहीं रहे, इसलिए वो पार्टी को उस स्टैंड पर नहीं लेकर आ रहे हैं कि वो प्रमुख विरोधी पार्टी बन सके। के कविता को ऐसा लगने लगा है कि अब यहां पर कांग्रेस का विकल्प बीजेपी बनती जा रही है, न कि उनकी पार्टी बीआरएस। हालांकि उनके जो भाई हैं केटीआर, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस बार तो केसीआर की प्लानिंग ये थी कि अगर बीआरएस को यहां पर सरकार बनाने का मौका एक बार फिर से मिलता है तो वो अपने बेटे को सीएम बना देंगे। शायद ये बात भी के कविता को पसंद नहीं आती। और एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है दोस्तों अभी, जिसमें ये पारिवारिक झगड़ा उजागर हो गया है। अभी हाल ही में एक सिल्वर जुबली कार्यक्रम हो रहा था बीआरएस का। वैसे पार्टी को तो 25 साल नहीं हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सा सिल्वर जुबली कार्यक्रम था, लेकिन कहा जा रहा है वहां का हनुमा कोंडा जिला है, वहां के एलकाथुर्ती में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ अभी हाल ही में। और उसमें केसीआर, जो पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने एक स्पीच दी और उस स्पीच को उनकी बेटी के कविता ने बड़ा क्रिटिसाइज किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिता की स्पीच को बेटी क्रिटिसाइज कर रही है, ये क्या मतलब हुआ? यह बात किसी को पता नहीं लगती, लेकिन सुनने में यह आया है कि एक चिट्ठी उन्होंने लिखी और उस चिट्ठी को लिखने के बाद उस चिट्ठी को मीडिया को लीक कर दिया गया। मतलब बेटी ने पिता को एक चिट्ठी लिखी, बिल्कुल भावनाओं से भरी हुई मार्मिक चिट्ठी, और उसे मीडिया में लीक कर दिया गया। अखबारों में उसको प्रकाशित कराया गया है। और जो उसमें बिंदु हैं, मैंने खोले हुए हैं बिंदु अपने सामने, जरा सुनिए बिंदु क्या है। कविता ने यह कहा कि पिताजी का जो भाषण था उसमें जोर नहीं था, ताकत नहीं थी, फोर्स नहीं थी। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को निराशा हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी के भीतर कुछ लोग साजिशें कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। उनके पिता
केसीआर भगवान है, लेकिन उन्हें शैतानों ने, डेनोम्स ने घेरा हुआ है, राक्षसों ने घेरा हुआ है। और उन्होंने यह भी कहा, उस पत्र में एक चिंता यह जताई गई कि साहब आपने बीजेपी के प्रति आक्रामक रुख नहीं दिखाया, जिससे तेलंगाना में भाजपा को कांग्रेस के संभावित विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा है। उनका कहने का मतलब यह है कि आप कांग्रेस पर तो हमला बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी पर आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखा। तो अब लोगों को यह लगने लगा है कि कांग्रेस का विकल्प बीजेपी है, बीआरएस नहीं। अगर आप बीजेपी पर भी हमला बोलते तो फिर माना जाता कि आप कांग्रेस का भी विकल्प हैं और बीजेपी का भी विकल्प हैं। बात तो वो सही कह रही है, लेकिन के कविता की जो ये खुन्नस है वो निजी है। उन्हें पता है कि बीजेपी की सरकार ने उनको जेल में भिजवाया, वो अंदर बंद रही। ईडी ने और सीबीआई ने जो जांच की शराब घोटालों की, उसकी आंच के कविता तक पहुंची और बड़ा खराब दौर उन्होंने देखा। लेकिन पिता से इस तरह की बात कहना मेरी समझ से बाहर है। एक और बात कही उन्होंने कहा कि आप उर्दू भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वक्फ बिल पर चुप्पी, पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण जैसे मुद्दों पर केसीआर की भाषण में अपेक्षित जोर नहीं था, उसकी कमी थी। यह बात थी कि मुस्लिमों और पिछड़ा वर्ग के लिए आप हितैषी बनकर नहीं खड़े हुए हैं। ये इस तरह के आरोप उनके लगाए गए हैं। और कविता का जो ये पत्र लीक हुआ है, ये कविता ने खुद किया है, किसने कराया है ये मेरी समझ से बाहर है। इसके पीछे के निहितार्थ क्या है वो मैंने समझने की कोशिश की है। जैसे कि इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि बीआरएस और केसीआर दोनों, इनमें कुछ अंदरूनी मामला चल रहा है पार्टी के अंदर और केसीआर के परिवार के अंदर भी। यानी कि बाप बेटी भाई इन सब के बीच में तालमेल सही नहीं है। और केसीआर को यह लगता, के कविता को यह लगता है कि केसीआर में अब उस तरह की धार नहीं रही, उस तरह का उनमें क्षमता नहीं रही कि वो पार्टी का नेतृत्व कर सकें, और उनके पार्टी के जो फैसले हैं उनसे वो असहमति जता रही है। दूसरी ओर अगर ये झगड़ा है वास्तव में परिवार में, तो इसका फायदा किसको होगा? बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। बीआरएस और अधिक कमजोर होगी। भाजपा पहले ही कहती रही है कि बीआरएस डूबता हुआ जहाज है, लेकिन बीजेपी पर हमला ना बोलना और उस बात का के कविता के द्वारा जिक्र किया जाना, इससे साफ स्पष्ट है कि बीआरएस कांग्रेस को हटाने के लिए बीजेपी के साथ समझौता करने की हद तक भी जा सकते हैं। और यह बात के कविता ने भांप ली है कि पिताजी झुक रहे हैं बीजेपी की तरफ, जबकि उनकी बेटी को जेल भिजवाया बीजेपी की सरकार ने, और उसके बावजूद भी वो उनके साथ समझौते की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। दिल्ली शराब नीति में न्यायिक हिरासत में रहने के बाद यह पत्र उनकी पार्टी में उनकी स्थिति मजबूत करने के रूप में भी देखा जा रहा है कि अगर वो अपने पिता पर सवाल खड़े कर रही हैं और आक्रामक दिख रही हैं, तो पार्टी में उनकी लीडरशिप क्वालिटी उभरेंगी। जो अब तक अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे थे केसीआर, केटीआर को, तो के कविता भी पार्टी में एक विकल्प के रूप में उभर करके सामने आएंगी। लेकिन ऐसा क्या हो पाएगा? क्योंकि हमारे देश में तो परंपरा है भाई, बाप बेटे को ही आगे बढ़ाता है। बाप बेटी को आगे बढ़ा दे, ऐसा मेरी समझ में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे तेलंगाना में, उसमें जबरदस्त राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। और अगर बीजेपी और केसीआर एक धड़े पर आपको नजर आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीआरएस और बीजेपी दोनों का एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस ना आने पाए आगे। दोनों ही ये चाहते थे। बीजेपी भी ये चाहती थी कि भले बीआरएस की सरकार रिपीट हो जाए, लेकिन कांग्रेस किसी भी तरीके से यहां फिर से खड़ी ना हो सके। और अब कांग्रेस को बाहर करने के लिए बीजेपी और केसीआर हाथ मिला लेते हैं तो कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी चुनाव दूर हैं तेलंगाना के, 2028 में होंगे। अभी 3 साल का समय है और 3 साल में बहुत पानी बह जाएगा। हो सकता है कि के कविता भी अपने पिता से जो उनकी नाराजगी है वो उनकी नाराजगी दूर हो जाए और घर परिवार में मामलों को बैठकर सुलझा लिया जाए। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो उनका लेटर आया है, ये निश्चित रूप से एक दिलचस्प घटनाक्रम है और इसने शांत पड़ी तेलंगाना की राजनीति में हलचल मचाई है।
आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।